कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया असल में है क्या? ये मिश्रणों का एक बहुत बड़ा जाल है। जो हवा हम सांस में लेते हैं, पानी का जो घूंट पीते हैं या खाने का जो निवाला खाते हैं, सब कुछ, सच में सब कुछ एक मिश्रण ही तो है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि हम इन सभी मिश्रणों में से उन चीजों को अलग कैसे करते हैं जिनकी हमें वाकई में जरूरत है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे इंसान न जाने कब से सुलझाता आ रहा है। और इसका जवाब छिपा है पृथक्करण यानी सेपरेशन की विधियों में। ये कोई नई नवेली तकनीक नहीं, बल्कि एक सदियों पुराना विज्ञान है जो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। तो इस विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए मल्ली और वल्ली, दो बच्चों के साथ पूरे भारत की एक मजेदार यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि वो इन तरीकों को कैसे खोजते हैं। उनकी ये यात्रा शुरू होती है हरियाणा में उनकी नानी के घर के एक धूप वाले आंगन से। चारों तरफ सुनहरे अनाज के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। इस अनाज में छोटे छोटे भूरे रंग के कंकड़ मिले हुए हैं। और बस यहीं पर होती है उनकी पहली वैज्ञानिक खोज। वो देखते हैं कि उनकी मामी और मामा कितने आराम से, धैर्यपूर्वक हाथ से ही अनाज में से वो कंकड़ बीनकर अलग कर रहे हैं। इसी को विज्ञान में कहते हैं हस्तचयन। ये पृथक्करण का सबसे सीधा, सबसे सरल और शायद सबसे पुराना तरीका है। जब अशुद्धियां बहुत ज्यादा न हो और उनका आकार या रंग बिल्कुल अलग हो तो ये तरीका एकदम सही काम करता है। लेकिन रसोई के आंगन से निकलकर जब हम बड़े बड़े खेतों में पहुंचते हैं तो वहां चुनौतियां भी बड़ी हो जाती हैं और उसके समाधान के लिए थोड़े और वैज्ञानिक तरीकों की जरूरत पड़ती है। मल्ली और वल्ली देखते हैं कि किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो गेहूं की सूखी डंठलों के भारी भारी गट्ठर उठाकर एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे पर जोर जोर से पीट रहे हैं। ये जो एक लय में पिटाई चल रही है, उसे देखकर बच्चे हैरान हैं। तो वल्ली, जो कि बहुत जिज्ञासु है, अपने मामा से पूछ ही लेती है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये छोटा सा सवाल एक और वैज्ञानिक प्रक्रिया का दरवाजा खोल देता है। मामा जी मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि वो डंठलों से कीमती दानों को अलग करने के लिए उन्हें पीट रहे हैं। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग या गहाई कहते हैं। ये एक बहुत जरूरी कदम है जो अनाज को उसकी सूखी डंठल से आज़ाद करता है। लेकिन देखिए, जैसे ही एक मुश्किल हल होती है, एक नई सामने आ जाती है। अनाज के दाने तो अलग हो गए, पर वो अब भी हल्के, उड़ सकने वाले भूसे के साथ मिले हुए हैं। अब इतने सारे भूसे में से दानों को हाथ से बीनना तो नामुमकिन है। तो अब क्या किया जाए? इसका जवाब हवा में है। किसान एक ऊंचे स्टूल पर खड़े होकर इस मिश्रण को धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। हवा आती है और हल्की भूसी को उड़ाकर दूर ले जाती है, जबकि भारी अनाज के दाने सीधे नीचे एक ढेर में गिरते जाते हैं। इस खूबसूरत सी प्रक्रिया को ओसाई या निष्पावन कहते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भोंक मारकर मूंगफली के छिलके उड़ा देते हैं। तो खेतों से कहानी घूमकर एक बार फिर रसोई में आ जाती है। नानी जी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाने के लिए आटा छान रही हैं। ये जो रोज का काम है ना, ये भी शुद्ध विज्ञान है। आटे के बारीक कण छलनी के छोटे छोटे छेदों से आराम से निकल जाते हैं और जो चोकर जैसी मोटी अशुद्धियां होती हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं। अब यात्रा का अगला पड़ाव है अहमदाबाद के पास समुद्र का किनारा। यहाँ एक बिल्कुल ही अलग तरह का मिश्रण है। एक ठोस जो एक तरल में पूरी तरह घुल चुका है, यानी समुद्र के पानी में घुला हुआ नमक। बच्चे हैरान होकर देखते हैं कि समुद्र के पानी को बड़े बड़े उथले गड्ढों में इकट्ठा किया गया है जो सूरज के नीचे चमक रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो वापस आते हैं तो पानी जैसे जादू से गायब हो चुका है और पीछे सिर्फ सफेद नमक के क्रिस्टल बचे हैं। पर सारा पानी गया कहाँ? इसका जवाब है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। ये प्रकृति की एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। सूरज की तेज गर्मी पानी को धीरे धीरे भाप में बदल देती है और ये भाप हवा में उड़ जाती है, हमें दिखाई भी नहीं देती। पीछे बस वही चीज बचती है जो भाप नहीं बन सकती, यानी कि हमारा नमक। इसी सरल लेकिन शानदार तरीके से हमें समुद्र से नमक मिलता है। अब मल्ली और वल्ली पहुंचते हैं दक्षिण भारत में, पुदुचेरी। यहाँ पर एक कप चाय बनाने जैसा मामूली सा काम उन्हें पृथक्करण के दो और नए तरीके सिखा देता है। दादाजी बताते हैं कि देखो, अगर छलनी ना हो तभी चाय बन सकती है। बस चाय को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो।
गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा और भारी चाय पत्ती बर्तन की तली में बैठ जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन। फिर बहुत धीरे से ऊपर की साफ चाय को कप में डाल लो, इसे कहते हैं निस्तारण। हाँ, ये बात और है कि इस तरीके से कभी-कभी कुछ पत्तियां कप में आई ही जाती हैं। तो फिर एक बेहतर और ज्यादा फूल प्रूफ तरीका क्या है? अरे, आप सबने अंदाजा लगा ही लिया होगा, चाय को एक छलनी से छानना। इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में कहते हैं निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। अब देखिए, चाहे वो चाय की छलनी हो या कपड़े का एक टुकड़ा हो या फिर एक फिल्टर पेपर, ये सब एक ही आसान से सिद्धांत पर काम करते हैं। ये तरल को तो अपने छोटे छोटे छेदों से गुजरने देते हैं, लेकिन बड़े ठोस कणों को रोक लेते हैं। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है ना। अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर बच्चे 2 और बड़ी ही आकर्षक और शक्तिशाली पृथक्करण तकनीकों की खोज करते हैं। भोपाल में वो रसोई में एक और कमाल की प्रक्रिया देखते हैं, दही से मक्खन बनाना। जब दही को एक मथनी से बहुत तेजी से मथा या घुमाया जाता है तो एक जादू होता है। हल्का चिकना मक्खन ऊपर तैरने लगता है और जो भारी पतली छाछ होती है वो नीचे रह जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मंथन। और यात्रा का अंत होता है शिलोंग की एक बढ़ई की दुकान पर, जहां एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है। गलती से लोहे की कीलों का एक डब्बा लकड़ी के बुरादे के ढेर में गिर जाता है। अब सोचिए, क्या इन्हें एक एक करके चुनेंगे? इसमें तो घंटों लग जाएंगे। तो क्या कोई तेज तरीका है? हाँ, बिल्कुल है, एक साधारण सा चुंबक। जब चुंबक को उस मिश्रण के ऊपर घुमाया जाता है तो वो जादू की तरह लोहे की सारी कीलों को अपनी तरफ खींच लेता है और लकड़ी का बुरादा वहीं का वहीं रह जाता है। ये चुंबकीय पृथक्करण का एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। और मजे की बात यह है कि यही सिद्धांत बहुत बड़े पैमाने पर कबाड़ खानों में इस्तेमाल होता है, जहां विशाल चुंबक कचरे के पहाड़ों से कीमती धातु को अलग करते हैं। तो देखिए, मल्ली और वल्ली की इस शानदार यात्रा ने हमें विज्ञान के कितने ही रोजमर्रा के चमत्कार दिखाए। हाथ से कंकड़ बीनने जैसे सरल काम से लेकर हवा की ताकत से भूसी उड़ाने तक, सूरज की गर्मी से नमक निकालने से लेकर एक साधारण छलनी से चाय छानने और चुंबक की अदृश्य शक्ति से धातु अलग करने तक। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में और ऐसे कौन कौन से मिश्रण हैं जिन्हें हम शायद अनजाने में ही अलग करते रहते हैं। ये छिपा हुआ विज्ञान हमारे चारों ओर है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए।